खाड़ी देशों में एक बार फिर से उथल पुथल है और इस बार सीरिया निशाने पर है। सोचिए, मुश्किल से 3 महीना पहले, उससे भी कम वक्त हुआ, सीरिया पर अमेरिका ने बमबारी की, इजराइल ने बमबारी की और वहां असद की सत्ता थी लगभग 25 सालों से। अमेरिका ने उसको बेदखल कर दिया और उसके बाद इजराइल के सहारे बमबारी की, बेदखल कर दिया और असद के जाने के बाद वहां फिर से कोहराम मचा है। फिर से इजराइल ने सीरिया पर बमबारी शुरू कर दी है। सीरिया में फिर से नरसंहार शुरू है और दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। तो क्या इजराइल जो ईरान से हार गया था, अमेरिका जो ईरान से हार गया था, वो अब सीरिया पर कब्जा करके ईरान को कमजोर करना चाहता है? इसके खिलाफ क्या है ईरान की नीति? आज खामनेई की तस्वीर दुनिया के सामने आई, जिसमें IRGC, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड को उन्होंने सलामी दी। ईरान के नेता खामनेई ने एक बात साफ कह दिया है कि वो बड़ी लंबी तैयारी कर रहे हैं। आज एक बड़ी खबर आई कि ईरान ने अपने सारे वायु रक्षा प्रणाली जो पुराने थे उसको रिप्लेस कर दिया है और HQ-9B ये वो वायु रक्षा प्रणाली है जिसे उसने चीन से खरीदा है। तो समझिए कि ईरान एक बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान को पता है, ईरान ने पहले भी कहा था कि अगर हमने अभी सीज फायर कर लिया, इस युद्ध को बिना अंजाम तक पहुंचाए हुए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर से इजराइल पलटवार करेगा, क्योंकि इजराइल के DNA में है। इजराइल एक आतंकी देश है। नॉर्थ कोरिया की माने तो इजराइल कोई देश ही नहीं है, इजराइल एक आतंकी सरगना है। वो अमेरिका का आतंकी संगठन है जो दुनिया भर में हथियार बेचता है, हथियारों की दलाली करता है और खाड़ी देशों में समय समय पर मुस्लिम देशों पर हमला करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कम्युनिस्ट देश नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने कहा है, जिसके रिश्ते रूस और चीन से सबसे ज्यादा मधुर है। सोचिए, किम जोंग उन को दुनिया भर में तानाशाह के रूप में अमेरिका ने प्रचारित किया। दरअसल अमेरिका की एक पॉलिसी होती है कि जो देश उसकी बात न माने या जहां उसकी कठपुतली सरकार न हो, या तो वहां सत्ता परिवर्तन करता है या फिर उसको वो तानाशाह घोषित कर देता है। जैसे फेडरल कास्ट्रो का देश क्यूबा, आप सब जानते हैं, चे गेवरा को अमेरिका ने मारा। नॉर्थ कोरिया को वो तानाशाह कहता है, साउथ कोरिया में उसकी पिट्ठू सरकार है। चीन में भी उसने कई बार तख्ता पलट की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई, क्योंकि हांगकांग को आजाद करना था, मकाऊ को आजाद करना था और चीन ने अब बाकायदा इंग्लैंड और अमेरिका को धत्ता बताते हुए मकाऊ उसका हिस्सा है। तो अमेरिका की लगातार कोशिश होती रहती है कि दुनिया भर में जो सरकारें चल रही हैं, या तो उसके इशारे पर काम करे या फिर वो उसकी गुलामी करे, या फिर उसको या तो वो तानाशाह या फिर सत्ता से बाहर कर देता है। लेकिन यही बात ईरान नहीं मान रहा। सोचिए, इससे पहले गद्दाफी जो लीबिया का प्रमुख था, जो एक अफ्रीकन देश है, लेकिन गद्दाफी जो अपनी शर्तों पर चलता था, उसको दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाया गया। जैसे भारत के मनुवादी लोग दलित पिछड़े नेताओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि ये भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं। पहले कहते हैं कि ये जातिवादी नेता हैं, पहले आपको आगे ही बढ़ने नहीं देंगे। ओवैसी मुसलमानों का नेता है, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती ये दलित नेता है, ये पिछड़े नेता है। जब बात उससे आगे बढ़ जाती है, जब ये लोग उसके बाद भी सफल होने लगते हैं, तब इनको एक जाति का नेता घोषित कर दिया जाता है। और उससे भी जब बात नहीं बनती है तो इनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाता है, चरित्र हनन किया जाता है। ठीक यही काम अमेरिका और दुनिया के तमाम राष्ट्र प्रमुखों के खिलाफ करता है। पहले उसको बेवकूफ, जाहिल घोषित करता है, फिर उससे भी बात नहीं बनती है तो तानाशाह घोषित करता है, फिर उससे भी बात नहीं बनती है तो चरित्र हनन करता है, और उससे भी बात नहीं बनती है तो वो हथियार के दम पर सत्ता से बाहर कर देता है। गद्दाफी को बाहर किया, फिर इराक में सोचे गद्दाफी के साथ कितने अच्छे भारत के द्विपक्षीय रिश्ते थे। उसके बाद सद्दाम हुसैन को बाहर किया, उसके साथ भी भारत के शानदार द्विपक्षीय रिश्ते थे। लेकिन अमेरिका ने अपने मीडिया के दम पर, जैसे भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया जातिवाद मनुवाद के साथ खड़ा होता है, और जो संघी हैं, यहाँ जो RSS है,
जो जातिवादी मनुवादी है, वो दोनों मिलकर दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम करते हैं, वैसे ही दुनिया भर में जो अमेरिका है वो खासकर मुस्लिम देशों के नेताओं को बदनाम करता है, खासकर खाड़ी देशों में जहां संपत्ति है, तेल है। जैसे गद्दाफी को बदनाम किया गया और उसको सत्ता से बाहर कर दिया गया, उसको मार दिया गया। सद्दाम हुसैन को बदनाम किया गया मीडिया के दम पर कि उसके पास विनाशक हथियार है, कुछ भी नहीं मिला, उसे भी मार दिया गया। अब किंग जोन उन को उसी तरह से प्रचारित किया गया, गोरे मीडिया, मनुवादी मीडिया, जो यहाँ मनुवादी मीडिया है वहाँ नस्लीय मीडिया है, कि किंग जोन उन जो है वो तानाशाह है और वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं मानता। लेकिन सोचिए, अमेरिका जो डेमोक्रेसी का पक्षधर अपने आप को बताता है, वहां कैसे लोगों को हथकड़ियां डालकर बाहर भेजा जा रहा है। ट्रंप के आने के बाद वो नकाब भी हट गया है। ये युद्ध जो है पूरी तरह से खाड़ी देशों पर कब्जा करने के, इजराइल के बहाने अमेरिका खाड़ी देशों पर अब तक कंट्रोल करता आया था। तेल का कारोबार था, इससे पहले तेल का कारोबार था और गैस का कारोबार था, और सबसे ज्यादा तेल और गैस खाड़ी देशों में था। ईरान वो देश था जिसने कभी भी अमेरिका की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। सद्दाम हुसैन वो देश था जिसने कभी अमेरिका के हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। और एक बात और, फूट डालो और राज करो, ये भी अमेरिका करता है, ये भी मनुवादी सोच है। जैसे दलित पिछड़े नेताओं को आपस में लड़ाते रहते हैं यहाँ के मनुवादी जातिवादी, उसी तरह से अमेरिका ने भी किया। खुद इराक और ईरान का युद्ध करवाया, लेकिन बाद में दोनों देशों को समझ में आ गया कि हमारा कॉमन दुश्मन ईरान है, इराक है। ईरान और ईरान को समझ में आया कि हमारा कॉमन दुश्मन जो है वो अमेरिका है। अब जैसे भारत में आरएसएस की सरकार आने के बाद, बीजेपी आने के बाद, जैसे दलित पिछड़े एकजुट हो रहे हैं, उनको लग गया है कि अखिलेश यादव हो या तेजस्वी लालू यादव हो या मायावती जी, ये सब दलित पिछड़े हैं और इन सबके खिलाफ है जातिवाद, मनुवाद और संघ। अब यही बात पूरे खाड़ी देशों को पता चल गया है कि इजराइल और अमेरिका हमारे खिलाफ है, और इसी वजह से जो हिम्मत दिखाई ईरान ने, उसके बाद खाड़ी देश उसके साथ खड़ा हो गया है। यमन खड़ा है, तुर्की खड़ा है, जॉर्डन खड़ा है, सीरिया खड़ा है, और अब तो तमाम ओपेक देश, मुस्लिम देश सारे के सारे ने कहा है कि गजा और फिलिस्तीन का नरसंहार बंद होना चाहिए। मैं बताना यही चाह रहा था कि अमेरिका की जो चाल है, जो वो इजराइल के कंधे पर बंदूक रख के लड़ रहा है, वो अब सीरिया के लोग भी समझ जाएंगे। और सीरिया में असद अच्छी सत्ता चला रहे थे, उनको भागने के लिए मजबूर किया गया। फिर से इजराइल कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान अब इस मामले पर भी तुल दे रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं, खाड़ी देशों का लगभग बड़ा फैसला अब ईरान करेगा। और ईरान ने अब तय कर लिया है कि असद को वापस सत्ता में लाना है और सीरिया अमेरिका और इजराइल के हाथ में नहीं जाने देना है। इसलिए ईरान एक बड़ी लंबी युद्ध की तैयारी कर रहा है, और इसके लिए वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम ठीक कर रहा है। वो जहां नए तकनीक, नए फाइटर प्लेन चीन से, रूस से खरीद रहा है, वही वो अपने एयर डिफेंस को ठीक कर रहा है। वो मिसाइल्स बना रहा है, और यहां तक की खबर है कि ईरान 5th जनरेशन की मिसाइल बना रहा है। आपको बता दें कि दुनिया अब दो धुरी में बट गया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, और उसके साथ यूरोपियन देश हैं। यूरोप के इंग्लैंड, फ्रांस है, जर्मनी है, जिनकी आर्थिक हालत बहुत ही खस्ता है। और दूसरी तरफ अब रूस है, चीन है, ईरान है। भारत की भूमिका हमेशा से सम्मानजनक तरीके से रही है, और नैम कंट्री को भारत हमेशा से लीड करता रहा है। ईरान के साथ भारत के शानदार द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। आपको बता दें कि अरब देशों के साथ भारत के शानदार संबंध रहे हैं। रूस के साथ भारत की दोस्ती दुनिया में जग जाहिर है, और ऐसे में अब चीन को भी पता है कि भारत से बैर करके हम अमेरिका से आगे नहीं निकल सकते। तो फिलहाल चीन की कोशिश है कि हम वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पे अमेरिका को आर्थिक रूप से पीछे छोड़े, क्योंकि अभी भी अमेरिका की इकोनॉमी 33 ट्रिलियन है, जबकि रूस की इकोनॉमी, चीन की इकोनॉमी सिर्फ 23 ट्रिलियन है, मतलब 10 ट्रिलियन का अंतर है। तो चीन इसको पाट रहा है। लेकिन भारत के लिहाज से अगर आप बात करें तो ईरान से दोस्ती है, खाड़ी देशों से दोस्ती है। भारत का पूरा बिजनेस सिस्टम जो है, खाड़ी देशों में हम निर्यात करते हैं, बदले में वहां से तेल लेते हैं। ईरान से भी हम तेल लेते हैं, रूस से भी तेल लेते हैं, और इसीलिए यूरोपियन देशों के पेट में दर्द हो रहा है। नाटो कह रहा है कि हम भारत पर रोक लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, आप रूस से तेल मत खरीदिए, ईरान से तेल मत खरीदिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, ओवरऑल खाड़ी देशों पर ईरान का वर्चस्व स्थापित हो गया है, और ईरान के नेतृत्व में खाड़ी देश एकजुट हो रहे हैं,
और आने वाले समय में इजराइल और अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है, जिसमें चीन और रूस भी शामिल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।